बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत आज हम मंदिर स्थापत्य की शैलियों के बारे में जानेंगे। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। धार्मिकता के कारण देवताओं के मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। संभवतः मंदिर कहलाने वाला विशिष्ट वास्तुशिल्प तभी विशेषकर प्रस्तुत हुआ था। इस प्रकार के 2 ईंटों के मंदिरों के खंडहर आज भी खड़े हैं, एक झांसी जिले के देवगढ़ में, दूसरा कानपुर जिले के भीतरगांव में। तत्पश्चात विविध प्रकार के मंदिर बनने लगे। भारत जैसे विशाल भूखंड में उसकी अपार जनसंख्या के बीच विविध मतांतरों के कारण प्राय 1500 वर्षों के दीर्घकाल में कला का विभिन्न शैलियों में बट जाना स्वाभाविक है और इस दीर्घकाल में भारतीय मंदिर स्थापत्य की अनेक शाखाएं निकली। देश, काल, संप्रदाय, मत, सुरुचि और अभिप्राय की आवश्यकता से उसमें विविधता आई। अध्ययन की दृष्टि से मंदिर स्थापत्य की शैलियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: नागर, द्राविड़ और बैसर शैली। तो अब हम इनको अलग अलग विस्तृत रूप से में देखते हैं। तो सबसे पहले है नागर शैली। नागर जो शब्द है वो नगर से बना है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर निर्माण में मंदिरों का स्थान विशिष्ट बताया गया है और किस देव मंदिर की नगर के किस भाग या दिशा में स्थापना हो इसका भी उल्लेख मिलता है। इसलिए संभव है कि नगर में ही पहले बनने के जो कारण अथवा वहाँ संख्या में उनका बाहुल्य होने के कारण ये नाम पड़ा हो। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। इस शैली के सबसे पुराने उदाहरण गुप्तकालीन मंदिरों में विशेषकर देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतरगांव के ईंट निर्मित मंदिर में मिलते हैं। नागर शैली की 2 बड़ी विशेषताएं होती हैं, एक तो इसकी विशिष्ट योजना और दूसरा इसका विमान। इसकी जो मुख्य भूमि होती है वो आयताकार होती है जिसमें बीच के दोनों ओर क्रमिक विमान होते हैं जिनके चलते इसका पूर्ण आकार तिकोना हो जाता है। यदि दोनों पार्श्वों में एक एक विमान होता है तो वो त्रिरथ कहलाता है और अगर 2-2 विमान वाले मध्य भाग को सप्तरथ और 4-4 विमानों वाले भाग को नवरथ कहते हैं। ये विमान मध्य भाग से लेकर मंदिर के अंतिम ऊंचाई तक बनाए जाते हैं। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता है और नागर मंदिर के जो शिखर को रेखीय शिखर भी कहते हैं। नागर शैली के मंदिर में 2 भवन होते हैं, एक गर्भगृह और दूसरा मंडप। गर्भगृह तो ऊंचा होता है और मंडप छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है जिससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं: गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे। 8वीं शताब्दी तक आते आते नागर शैली में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नए लक्षण भी प्रकट हुए। बनावट में कहीं विविधता आई और जैसा कि हम जानते हैं कि शैली का जो विस्तार है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक
और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक था, इसलिए स्थानीय विविधता का आना अपेक्षित था। फिर भी तिकोनी आधार भूमि और नीचे से ऊपर घटता हुआ शिखर का आकार सर्वत्र एक जैसा रहा। और भुवनेश्वर में स्थित जो लिंगराज मंदिर है इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर भी जो है अपनी भव्यता, शिल्प सौष्ठव और कायिक दिव्यता में बेजोड़ है। इसके अलावा जो है इस शैली का उड़ीसा का जो कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो भारत के सुंदरतम मंदिरों में माना जाता है। पुरी का जो जगन्नाथ का मंदिर है वो भी पूजा की दृष्टि से जो है भारत के वृहत्तम मंदिरों में माना जाता है। तो ये सारे मंदिर जो है वो नागर शैली के उदाहरण हैं। इसके बाद जो अगली शैली है वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई। द्रविड़ स्थापत्य शैली का जो संबंध है वो दक्षिण और दक्कन के मंदिरों से है, पर कुछ पुराने नमूने उत्तर भारत और मध्य भारत में भी पाए गए हैं। जैसे हम लाडखान का पार्वती मंदिर या ऐहोल के कोंडीगुडी और मेगुती मंदिर की बात करें। द्रविड़ शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो उसका विमान है, पिरामिडीय विमान है। और इस विमान में जो है मंजिल पर मंजिल होते हैं, जो बड़े से ऊपर की ओर छोटे होते चले जाते हैं और अंत में जो है गुंबदाकार आकृति होती है, जिसका जो तकनीकी नाम स्तूपी या स्तूपिका होता है। समय के साथ द्रविड़ मंदिरों में विमानों के ऊपर मूर्तियों आदि की संख्या बढ़ती चली गई। द्रविड़ मंदिर में एक आयताकार गर्भगृह होता है। गर्भगृह मतलब जहाँ मुख्य मूर्ति रखी होती है, और जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा का मार्ग होता है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा का मार्ग होता है। द्रविड़ मंदिरों में समय के साथ कई विशेषताएं जुड़ती चली गई, जैसे स्तंभ पर खड़े बड़े कक्ष एवं गलियारे तथा विशालकाय गोपुरम। गोपुरम मतलब द्वार। इनके जो द्वार होते थे द्रविड़ शैली के मंदिरों के, ये बड़े विशालकाय होते थे, जिनको गोपुरम कहते थे। द्रविड़ शैली के दो सबसे प्रमुख लक्षण हैं। एक तो इस शैली में जो है मुख्य मंदिर के 4 से अधिक पार्श्व होते हैं, और दूसरा जो मंदिर का शिखर और विमान पिरामिडीय आकृति के होते हैं। द्रविड़ीय स्थापत्य में स्तंभ और प्लास्टर का प्रचुर प्रयोग होता है। यदि इस शैली में कोई शिव मंदिर है तो उसके लिए अलग से नंदी मंडप भी होता है। इसी प्रकार ऐसे विष्णु मंदिरों में एक गरुड़ मंडप भी होता है। उत्तर भारतीय मंदिरों के विपरीत दक्षिण भारतीय मंदिरों में 4 दीवारी भी होती है। और जैसे हमने पहले बताया कि जो इन मंदिरों के जो विशाल गोपुरम इतने ऊंचे और अलंकृत होते हैं कि वो प्रधान मंदिर के शिखर को भी ढक लेते हैं। लेकिन जैसे तंजौर का या गंगैकोंडपुरम, कांजीवरम के मंदिर इतने ऊंचे और उनके गोपुरम इतने अनुकूल आकृति के हैं कि दोनों का संबंध जो है वास्तु को बड़ा ही रमणीयता को उसको बढ़ाता है। अगर हम द्राविड़ शैली के आरंभ की बात करें तो इसका आरंभ जो है ईसा की 7वीं सदी में हुआ था, जब मामल्लपुरम में जो है पहला पर्वतीय
वर्ग का रथ धर्मराज रथ बना। इसे 7 पैगोडा भी कहते हैं, जिसका निर्माण जो है पल्लव राजाओं ने करवाया था। और बाद में जो है इन्हीं मंदिरों के विकास का दूसरा चरण पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची में प्रारंभ किया था, जिसमें कैलाशनाथ का मंदिर या वैकुंठ पेरुमल के मंदिर बनवाए गए थे। कांची में स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है वो द्राविड़ स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। और अब आते हैं हम वेसर शैली पर। वेसर शैली जो है विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध रखती है। वेसर शैली नागर और द्राविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है। विन्यास जो है खाका या प्लान की बात करें तो यह द्राविड़ शैली का होता है, और क्रिया अथवा रूप में नागर शैली का। इस शैली का हमने प्रसार क्षेत्र जैसे बताया विंध्य पर्वत, विंध्याचल और कृष्णा के बीच का है, कृष्णा नदी के बीच का है। वेसर शैली के जो के मंदिर हैं वो पश्चातकालीन चालुक्य नरेशों ने कन्नड़ जिलों में और होयसल राजाओं ने मैसूर में बनवाए। और जब ये दोनों राजकुल इतिहास के कालक्रम में उदित हुए तब नागर और द्राविड़ शैलियाँ विकसित हो चुकी थी, जिससे जो है वेसर के रूप में उनका मिश्रण संभव हो सका। दोनों शैलियों का क्षेत्र बड़ा होने से उनके बीच एक क्षेत्र स्वतः ही बन गया और वेसर शैली उसमें फली फूली। इन शैलियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके स्थापत्य में ब्राह्मण, बौद्ध या जैन का भेद नहीं रखा गया, और उनका जो विधान है वो धर्मपरक या सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि सारा जो स्थापत्य है वो मात्र भारतीय है। कुछ जो है वास्तु के जानकारों ने इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा है। लेकिन जो है होयसल मंदिरों की भी यही शैली होने से इसे मात्र चालुक्य शैली कहना तो उचित नहीं होगा। वेसर शैली के अगर हम सुंदरतम नमूने की बात करें तो वो मैसूर राज्य में हेलेविड और वेलूर में है। इस शैली के मंदिरों का आधार अनेक पहलों वाला रूप उनका ताराशा होता है। उनके विमान शिखर छोटा और फैले कलश से मंडित होता है। वेलूर के जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण होयसल नरेश ने करवाया था। वेसर शैली में जो है बौद्ध चैत्यों के समान अर्धचंद्राकार संरचना भी देखी जाती है। हम एहोल के जो है दुर्गा मंदिर में ये देख सकते हैं। इसमें जो है वेसर शैली में द्राविड़ शैली के अनुरूप विमान होते हैं, पर ये विमान एक दूसरे से द्राविड़ शैली की तुलना में कम दूरी पर होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है मंदिर की ऊंचाई कुछ कम रहती है। और जैसा हमने पहले बताया कि वेसर शैली के उदाहरणों में जो है दक्कन भाग में कल्याणी के जो परवर्ती चालुक्यों द्वारा और होयसलों के द्वारा जो है ये मंदिर बनवाए गए। मध्य भारत और दक्कन में जो है स्थान स्थान पर वेसर शैली में कुछ अंतर भी पाया जाता है। जैसे इसके उदाहरण जो है हम कह सकते हैं कि पापनाथ का मंदिर और पट्टडकल का मंदिर इस शैली के उदाहरण हमें मिलते हैं।